हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और मेरे चैनल के सारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे एकदम टाइमली, यानी कि देख रहे होंगे सारे वीडियोस। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आते हैं अपने इस चैप्टर पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो बुक है क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी का। तो उसका हम लोग चैप्टर 9 अब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके पहले हम पढ़ रहे थे एक्टिविटीज़ के बारे में। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पढ़ लिया। उसके पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ा था, जो कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। उसके एक पार्ट डालना शायद बाकी, वो भी मैं डाल दूँगी जल्दी ही। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9 है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप लोग देख सकेंगे टॉपिक वाइज के कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू कर देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है हमारा टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म ट्रेड एज अ टर्शियरी एक्टिविटी विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। यू नो दैट ट्रेड मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। ये तो सबको पता है कि दो पक्ष तो रहेंगे ही, वरना एक पक्ष में केवल व्यापार थोड़ी ना हो सकता है। वन पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेज। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है और एक व्यक्ति या एक पक्ष कहें बेचता है और दूसरा खरीदता है। इन सर्टेन प्लेसेस पीपल बार्टर देयर गुड्स। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, जैसे कुछ वस्तु उन्होंने दे दी और उसके बदले में कुछ वस्तु ले लिए। गाँव में भी ऐसा होता है और हमने भी किया है। आपने किया है कि नहीं बताइएगा। जैसे गाँव में चावल दे के कुछ खरीद लेते थे हम लोग दुकानों पे। तो आपने ऐसा किया है कि नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। ट्रेड में बी कंडक्टेड एट टू लेवल्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। Countries need to trade to obtain commodities they cannot produce themselves or they can purchase elsewhere at a lower price. राष्ट्रों का व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे यानी वो देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। The initial form of trade is primitive societies was the barter system. In primitive societies was the barter system. आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, यानी कि बार्टर सिस्टम था। वह डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टुक प्लेस, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। इन दिस सिस्टम इफ यू वर अ potter and were in need of a plumber, you would have to look for a plumber who would be in need of pots and you could exchange your pots for his plumbing service. इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती तो आपको एक ऐसे नलसाज ढूंढना पड़ता, यानी कि प्लम्बर, जिससे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती और आप उस नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, टू वुमेन प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम इन जॉन बिल मेला। तो जॉन बिल मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। देख सकते हैं आप लोग, फिगर ब्लैक एंड वाइट फिगर है। एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बिल मेला टेक्स प्लेस इन जगी रोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी एंड इट इज़ पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉन बिल मेला लगता है और संभवतः ये भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था यानी कि बार्टर सिस्टम आज भी जीवित है। अ बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेयर एंड पीपल फ्रॉम वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स।
इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं बार्टर सिस्टम के द्वारा। द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। इन द ओल्डन टाइम्स बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी came into being, rare objects with very high intrinsic value served as money like flint stones, obsidian, cowrie shells, tiger's paws, whale's teeth, dog teeth, skins, furs, cattle, rice, peppercorn, salt, small tools, copper, silver and gold। राइस से तो भाई हमने भी किया है। रुपए अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नैजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे कि चकमक पत्थर यानी चमकने वाला पत्थर, ऑब्सीडियन, आग्नेयी कांच, काउरी सेल, चीते के पंजे, व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल यानी कि फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण। डू यू नो, तो क्या आप जानते हैं, द वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम विच मीन्स पेमेंट बाई साल्ट। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। एज इन दोज टाइम्स प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर वॉज अननोन एंड कुड ओनली बी मेड फ्रॉम रॉक साल्ट विच वॉज रेयर एंड एक्सपेंसिव। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। दैट इज़ वाई इट बिकम अ मोड ऑफ पेमेंट, और यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। In ancient times, transporting goods over long distances was risky. Hence, trade was restricted to local markets. प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसीलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। People then spent most of their resources on basic necessities, food and clothes. Only the rich people bought jewelry, costly dresses, and this resulted in trade of luxury items. लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे और परिवहन स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। The Silk Route is an early example of long-distance trade connecting Rome to China along the 6,000-kilometer route. The traders transported Chinese silk, Roman wool, and precious metals and many other high-value commodities from intermediate points in India, Persia, and Central Asia. रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6,000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी भारत, पर्शिया और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। After the disintegration of Roman Empire, European commerce grew during 12th and 13th century. With the development of ocean-going warships, trade between Europe and Asia grew and the Americas were discovered. Okay? तो रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई। 15th century onwards, the European colonialism began to, and along with trade of exotic commodities, a new form of trade emerged which was called slave trade. 15वीं शताब्दी मतलब दासों का भी वहाँ पे व्यापार होने लगा। आप लोगों ने ऐसा बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, और मैंने तो खैर डोरेमोन मूवी में एक देखा था। डोरेमोन का एक मूवी था, कुछ सी वाला था जिसमें शिजुका को किडनैप कर लिया गया था। आप लोगों ने शायद देखा होगा। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा गया। The Portuguese, Dutch,
Spaniards and British captured African natives and forcefully transported them to newly discovered Americas for their labor in the plantations. पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया. Slave trade was a lucrative business for more than 200 years till it was abolished in Denmark in 1792, Great Britain in 1807 and United States in 1808. दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया. यहाँ पे एक बैनर देख सकते हैं आप लोग, टू बी सोल्ड एंड लेट, बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब नहीं पढ़ सकते. स्लेव्स बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा. तो ये दासों की नीलामी हेतु विज्ञापन है. एडवर्टाइजमेंट फॉर स्लेव ऑक्शन 1829 का है ये. इस स्लेव ऑक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ें या छोड़ दें? पढ़ लेते हैं. दिस अमेरिकन स्लेव ऑक्शन एडवर्टाइज्ड स्लेव्स फॉर सेल और टेम्पररी हायर बाय देयर ओनर्स. इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया. बायर्स ऑफन पेड एज मच एज $2,000 for a skilled healthy slave. Such auctions often separated family members from one another, many of whom never saw their loved ones again. ये बहुत ही गलत था. खरीदने वाले प्रायः कुशल व स्वस्थ दास के लिए $2,000 चुकाते थे. ऐसी नीलामियों ने प्रायः परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया. उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा नहीं देखा. After the Industrial Revolution, the demand for raw materials like grains, meat, wool also expanded, but their monetary value declined in relation to the manufactured goods. औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया. The industrialized nations imported primary products as raw materials and exported the value-added finished products back to the non-industrialized nations. औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया. In the latter half of the 19th century, regions producing primary goods were no more important and industrial nations became each other's principal customers. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए. During the World War I and II, countries imposed trade taxes and quantitative restrictions for the first time. प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए. During the post-war period, organizations like General Agreement for Tariffs and Trade, which later became the World Trade Organization, helped in reducing tariff. विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता जैसे संस्थाओं ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन बना यानी कि WTO, शुल्क को घटाने में सहायता की. Why does international trade exist? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? International trade is the result of specialization in production. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है. It benefits the world economy in different countries. Practice specialization and division of labor in the production of commodities or provision of services. यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाए. Each kind of specialization can give rise to trade. हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है.
Thus, international trade is based on the principle of comparative advantage, complementarity, and transferability of goods and services, and in principle should be mutually beneficial to the trading partners. इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए. In modern times, trade is the basis of world's economic organization and is related to the foreign policy of nations. आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है. With well-developed transportation and communication systems, no country is willing to forego the benefits derived from participation in international trade. सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है. बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं. फर्स्ट, डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता. The world's national resources are unevenly distributed because of differences in their physical makeup, that is geology, relief, soil and climate. तो भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उचावच यानी कि मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत हैं. फर्स्ट है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भौगोलिक संरचना. इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेज्ड. भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है. Lowlands have greater agricultural potential. Mountains attract tourists and promote tourism. निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है. पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं. मिनरल रिसोर्सेज. सेकेंड है मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन. दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्ल्ड ओवर. द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है. खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है. सी है क्लाइमेट यानी कि जलवायु. It influences the type of flora and fauna that can survive in a given region. It also ensures diversity in the range of various products. Example, wool production can take place in cold regions. Bananas, rubber and cocoa can grow in tropical regions. जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले मतलब पेड़ पौधे या वन जात के प्रकार को प्रभावित करती है. यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है. उदाहरण के रूप में ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है. केला, रबड़ तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं. सेकेंड है पॉपुलेशन फैक्टर यानी कि जनसंख्या कारक. पहला हमने पढ़ लिया डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज. सेकेंड है पॉपुलेशन फैक्टर्स यानी कि जनसंख्या कारक. द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड. विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं. इसमें पहला है कल्चरल फैक्टर्स यानी कि सांस्कृतिक कारक. डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स विच हैव वैल्यूड द वर्ल्ड ओवर. एग्जाम्पल, चाइना प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट porcelains and brocades. Carpets of Iran are famous, while North African leather work and Indonesian batik cloth are prized handicrafts. तो विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है. उदाहरण के रूप में ले लें चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सलिन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रॉकेड यानी कि किंग खाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा. ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशियाई बटिक यानी कि छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है. टंगी गड़बड़ा जाता है बोलने में कुछ ऐसे शब्द होते हैं. साइज ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का आकार.
Densely populated countries have large volume of international trade but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local markets. सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकॉज विथ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाई कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स. जनसंख्या का जो जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुओं खरीद पाने में समर्थ होते हैं. अब बढ़ते हैं अपने थर्ड जो है कारक की तरफ, यानी कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की प्रावस्था. At different stages of economic development of countries, the nature of items traded undergo changes. देशों में आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है. इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स whereas industrialized nations export machinery and finished products and import food grains and other raw materials. कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं. एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश की सीमा. Foreign investment can boost trade in developing countries which lack in capital required for the development of mining, oil drilling, heavy engineering, lumbering and plantation agriculture. विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन प्रवेधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है. बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, minerals and create markets for their finished products. This entire cycle steps up the volume of trade between nations. विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं. यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है. फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन. इसका हिंदी तो आप लोग अब तक जान ही गए. मैंने इतना ये शब्द का यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट बहुत जगह आया भी है और हिंदी तो एकदम आप लोग रट लिए होंगे. परिवहन. In olden times, the lack of adequate and efficient means of transport restricted trade to local areas. पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था. Only high value items, for example gems, silk and spices were traded over long distances. तो केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे कि रत्न, रेशम तथा मसाले को लंबी दूरियों तक ले जाया जाता था, उनका व्यापार किया जाता था लंबी दूरियों तक. विथ एक्सपेंशंस ऑफ रेल, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एक्सपेंशन. रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है. अब पढ़ना है हमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष. इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ 3 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं. These are volume, sectoral composition and direction of trade. ये है परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दिशा. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का परिमाण. The actual tonnage of goods traded makes up the volume. व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है. However, services traded cannot be measured in tonnage. हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता. Therefore, the total volume of goods
value of goods and services traded is considered to be volume of trade. Table 9.1 shows that total volume of world has been steadily rising over the past decades. तो इसके लिए इसीलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग टेबल देख लीजिएगा, ये 9.1 इसमें दिखाया गया है वर्ल्ड का जो भी है, विश्व और आयात और निर्यात दिखाया गया है यूएस 10 लाख डॉलरों में, इन मिलियंस ऑफ यूएस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप लोग कर लीजिएगा। क्या है वैसे ये, व्हाट डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड ओवर डिकेड्स। आप क्यों सोचते हैं कि पिछले दशकों में व्यापार का परिमाण बढ़ा है। कैन दिस फिगर्स बी कंपेयर्ड, तो क्या इन आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। व्हाट हैज़ बीन द ग्रोथ इन ईयर 2015 ओवर द ईयर 1955। 1955 की तुलना में 2015 में कितनी वृद्धि हुई है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। एक्टिविटी है, आप लोग को करना है, सब चीज़ मैं करके नहीं दूंगी, बट फिर भी आप लोग कहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस मैं डील करके दूं एनसीईआरटी वाले वीडियो में, तो मैं करके दे दूंगी। वैसे ये एक्टिविटी है, आप लोग को करना चाहिए, इससे अपना भी थोड़ा बढ़ता है। सब कुछ आप कहीं से छापिएगा, नोट्स वगैरह, मतलब ठीक है आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन उससे क्या होता है ना कि खुद का बूस्टअप नहीं हो पाता है, खुद आप डेवलप नहीं कर पाते हैं वो स्किल्स। तो खुद से नोट्स प्रिपेयर करना, उसको याद करना, उसको बनाना, उसमें क्या कमी रह गई है, कहीं और नोट्स खोजना, वहाँ से मिलाना कि हाँ अरे इसका नोट्स थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे से, मेरे वाले में मैंने कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया, या फिर कुछ ऐड ही नहीं किया है, एकदम फालतू सा है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड ही नहीं किए हैं। तो ऐसा कुछ कुछ आप लोग को ट्राई करते रहना चाहिए खुद से, बिकॉज सब जगह से छाप लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी स्किल्स आप लोग को डेवलप करनी है। तो ऐसे मैं भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेरे ही नोट्स छापते रहिए, ठीक है, और मेरे ही नोट्स याद करते रहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद से नोट्स बनाइए, फिर उसको मिलाइए मेरे नोट्स से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नोट्स। ठीक है, अगर आपको मेरा वाला अच्छा लगा तो मेरे वाले कुछ पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, अगर आपको अपना सही लग रहा है, मुझसे बेटर लग रहा है, तो हाँ ठीक है मेरा बेटर है, आप उसी को याद कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संयोजन। The nature of goods and services imported and exported by countries have undergone changes during the last century. पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। Later manufactured goods gained prominence and currently, though the manufacturing sector commands the bulk of global trade, service sector which includes travel, transportation and other commercial services have been showing an upward trend. तो बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन और अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं, ऊपरीगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। टेबल 9.1 shows that the volume of imports and exports of the world merchandise has been growing consistently over the years. तो तालिका 9.1 दर्शाती है कि कुल व्यापारिक माल के आयात एवं निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ी है। Fuels and mining goods and agricultural goods are also important contributors of merchandise exports. सॉरी, मैंने ये और कहीं एक जगह गलत इसका प्रोनाउंसिएशन किया था, ऊपर था मर्चेंडाइज है, मैंने आर देखा ही नहीं, सॉरी। ईंधन और खनन उत्पाद तथा कृषि उत्पाद भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देयर इज अ चेंज इन शेयर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड एज यूरोप्स कंट्रीब्यूशन इज डिक्लाइनिंग व्हाइल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियन कंट्रीज इज ग्रोइंग। विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देशों में योगदान बढ़ रहे हैं। अब पढ़ना है हमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊँगी बिकॉज वीडियो अच्छा खासा हो गया है, टाइम लंबा हो गया है। अब इसको पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में।
उम्मीद है सेकंड पार्ट में ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगी, बिकॉज ज़्यादा टॉपिक्स अब रह नहीं गए हैं। जो भी बचे कुछ टॉपिक्स हैं एक पेज में तो पूरा आपको वो दिया हुआ रहेगा। आप लोग देखिएगा पेज नंबर 87, वहाँ पे आप लोग को दिया रहेगा मेजर रीजनल ट्रेड के बारे में। वहाँ पे पूरा रीजनल ब्लॉक्स, हेडक्वार्टर, मेंबर नेशंस, ओरिजिन ऐसे पूरा दिया है। तो वो पेज तो हमारा ऐसे ही निकल गया। और फिर बाकी आगे 2 पेज हैं तो वो बहुत आराम से हो जाएंगे। तो अगला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ के बारे में भी कुछ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारी एक्टिविटीज़ करके भी डाल दूँगी। बट जैसा कि मैंने कहा आप लोग को खुद से ट्राई करना चाहिए, स्किल्स डेवलप्ड होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।